हेलो दोस्तों, ये आज 19 अक्टूबर के सेट में आपका स्वागत है। और ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी का हम लोग सेट कर रहे हैं। जैसा कि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको पता है। तो आइए हम लोग बिना लेट के हुए क्वेश्चंस वन बाय वन करना स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि आपको ऐसा बताना है कि जुड़वा ओलिव शाखाओं से पार्श्व ध्रुवीय नक्शे के साथ हल्के नीले रंग का झंडा किसका है। दो ऐसे ओलिव की शाखा लगा हुआ है, बैकग्राउंड नीला है और इस पर कुछ ग्लोब का ध्रुव वाला पिक्चर लगा हुआ है। तो ये झंडा रेड क्रॉस का है, या फिर स्काउट एवं गाइड का है, या फिर राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल का है, या संयुक्त राष्ट्र का है, ये आपको बताना है। तो ये जो झंडा है दोस्तों वो संयुक्त राष्ट्र संघ का है। किसका है? संयुक्त राष्ट्र संघ का है। नेक्स्ट वन अगर हम क्वेश्चन बात करते हैं, सात्विक साईं राज्य जो है और चिराग शेट्टी का संबंध जो है किस खेलों से आपको बताना है। टेनिस से है कि लॉन टेनिस से है कि टेबल टेनिस से है कि बैडमिंटन से है। तो देखिए, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जो है वो दोनों बैडमिंटन खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर अगर हम चलें तो कह रहा है राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है भारत में स्थित है। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत में कहाँ है? इलाहाबाद में है, या हैदराबाद में है, या जयपुर में है, या कोलकाता में है। तो आपका आंसर जो होना चाहिए दोस्तों वो कोलकाता होना चाहिए। फर्दर आगे क्वेश्चंस कह रहा है कि घड़ी किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है, आपको बताना है। एनसीपी का, तेलुगु देशम पार्टी का, आरजेडी का, या बीएसपी का। तो दो बिहार के बच्चे तो दो ऐसे ही काट देंगे। अब तेलुगु देशम और एनसीपी में कन्फ्यूज होंगे, मान लो कि तुक्का भी लगाना है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 50% की आपकी हो गई। ऐसे ही ये शरद पवार की पार्टी का है और शरद पवार की पार्टी का नाम एनसीपी है। महाराष्ट्र की पार्टी है, अभी हमेशा चर्चा में थी कुछ दिन पहले जब महाराष्ट्र में सरकार बदली थी। निम्नलिखित में कौन सी वायु को ग्रीन हाउस वायु कहा जाता है? यानी कि यहाँ पे जो वायु का नाम दिया हुआ उसमें किसको वायु का ग्रीन हाउस वायु कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैस मान लीजिए, प्राण वायु, हाइड्रोजन। तो प्राण वायु किसको? O2 को कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो आंसर कौन सा है दोस्तों? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। कौन सा गैस? ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। कह रहा है निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? कन्नड़ द्रविड़ से उत्पन्न हुई है कि नहीं, मलयालम हुई है कि नहीं, मराठी हुआ है कि नहीं, और तेलुगु हुई है कि नहीं। तो देखिए, मराठी भाषा जो है वो द्रविड़ भाषा से उत्पन्न नहीं हुई है, तो इसका आंसर होगा मराठी। यहाँ पे एक और जीके बन गया कि द्रविड़ भाषा से जो उत्पन्न हुआ है वो कन्नड़ हुआ है, मलयालम हुआ है, और कौन हुआ? तेलुगु हुआ है। फर्दर है राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय मेल का आधार है राष्ट्रीय अनुशासन। ये किसने कहा था? यानी कि राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय मेल का जो बेसिक है, आधार है, वो क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय अनुशासन होना चाहिए। ये किसने कहा था आपको बताना है दोस्तों। तो ये डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन है, गांधी जी के दर्शन में कौन सा तत्व नहीं है? सत्य है या नहीं, ईश्वर है या नहीं, अहिंसा है या नहीं, भौतिकता है या नहीं। तो गांधी जी के दर्शन में जो है भौतिकता नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? भौतिकता नहीं है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें कि 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल जो हुआ 2022 जो हुआ वो कहाँ आयोजित किया गया था? कंबोडिया में हुआ कि वियतनाम में हुआ कि सिंगापुर में हुआ कि मलेशिया में हुआ? आपको आंसर बताना है दोस्तों कहाँ हुआ। तो वियतनाम में हुआ। तो ये आंसर आपको टिक आउट करना है। नेक्स्ट वन अगर हम बात, तो क्वेश्चंस है कि वॉइस ऑफ डिसेंट नामक जो पुस्तक आई है उसके लेखक कौन है? रोमिला थापर हैं कि शशि थरूर साहब हैं, या अरुंधति राय हैं, या वेंकैया नायडू जी हैं हमारे? तो वॉइस ऑफ डिसेंट के लेखक रोमिला थापर हैं। कौन है? रोमिला थापर। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किसे मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब दिया गया है? मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसे दिया गया है आपको बताना है। श्री सैनी का, या बोलिसा एस को, या कैरोलिना बिलसवाका को, या एलिना सेंसको को दिया गया है? किसको दिया गया है? तो कैरोलिना बिलावस्का को दिया गया है। कैरोलिना बिलावस्का को दिया गया है मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस पे। तो कह रहा बोंगो सागर जो है नौसैनिक युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ था? आपको बताना है।
तो बोंगो सागर जो हुआ था भारत और किसके बीच हुआ था दोस्तों, बांग्लादेश के बीच हुआ था। तो आपको याद रखना बांग्लादेश के साथ बोंगो सागर युद्ध हुआ था, मतलब युद्धाभ्यास हुआ था। सॉरी। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो कह रहा है सुरु लिल्ली महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है, यानी कि सुरु लिल्ली महोत्सव जो है वो किस राज्य में उसका आयोजन किया गया है। मिजोरम में दोस्तों, कि मणिपुर में, कि सिक्किम में, कि आसाम में। तो जो ये आंसर है इसका, सिरु लिल्ली महोत्सव का आयोजन जो है दोस्तों वो मणिपुर में किया गया है। कहाँ किया गया है, मणिपुर में किया गया है। नेक्स्ट वन है देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में, मतलब कि इसको टेस्ट अभी करा जा रहा है, किस शहर में स्थापित किया गया है। अहमदाबाद में, चंडीगढ़ में, पटना में, कि गुरुग्राम में। तो ये जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे अनाज एटीएम जो खोला गया है दोस्तों वो गुरुग्राम में खोला गया है। कहाँ खोला गया है, गुरुग्राम में। फर्दर आगे क्वेश्चंस की ओर अगर हम चलते हैं तो कह रहा है किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट का पुरस्कार, आविष्कार नहीं, पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो लीजन ऑफ मेरिट जो है नरेंद्र मोदी को किसने दिया दोस्तों, तो अमेरिका ने दिया। आपको याद रखना है अमेरिका ने दिया, लीजन ऑफ मेरिट अमेरिका ने दिया। फर्दर आगे अगर हम क्वेश्चन करें, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है। आपको बताना है कि द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर कौन सा है दोस्तों, शशि थरूर। इसका आंसर है शशि थरूर। शशि थरूर जो है अभी चर्चा में है, तो इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार एसएससी के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके बुक एंड ऑथर से रहते हैं, तो ये आपको बुक एंड ऑथर देख के ही जाना है एग्जाम में। फर्दर आगे कहता है कि वर्तमान में पंचायती राज मंत्री कौन है। ये भारत सरकार का पूछ रहा है। तो भारत सरकार के जो पंचायती राज मंत्री है वो बिहार के सांसद श्री गिरिराज सिंह है। कौन है दोस्तों, श्री गिरिराज सिंह हैं। नेक्स्ट वन अगर हम बात, तो कह रहा है कि बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला था। आपको बताना है कि बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला है दोस्तों। तो बंगाल में जो द्वैध शासन है दोस्तों 1765 से 1772 तक चला था। आप हमारे पीछे पीछे अपना आंसर जो है क्या करते चलिए, चेक करते चलिए। आप हमारे पीछे पीछे अपना आंसर क्या करते चलिए, चेक करते चलिए। फर्दर आगे अगर हम बात करते हैं, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, बीजी तिलक ने और स्वामी विवेकानंद। यानी कि इसका फुल फॉर्म है बाल गंगाधर तिलक। तो किसने कहा था दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारा कि मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किस राज्य काल में आरंभ हुआ था, मतलब किसके राज्य काल में आरंभ हुआ था। अकबर के, कि शाहजहां के, कि जहांगीर के, औरंगजेब में। तो जो मुगलों और मराठों का जो संघर्ष है वो शाहजहां के कार्यकाल में आरंभ हो गया था। जब मैं क्वेश्चंस बोलता हूं इतने देर में आपको आंसर अपने मन में सोच लेना है, फिर हमारे आंसर से वेरीफाई करना है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल की निर्माण करवाया था। देखो एक तो क्वेश्चन आता है किसने नींव डाला था, उसके बाद किसने पूरा करवाया, फिर किसने 5th मंजिल का निर्माण कराया। तो देखिए यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक जो था नींव डाला था, इल्तुतमिश इसको पूरा करवाया था, और फिरोज शाह तुगलक जो है 5वां मंजिल का निर्माण कराया था। कौन सा, फिरोज शाह तुगलक जो है इसमें 5वां मंजिल का निर्माण कराया था। तीनों क्वेश्चंस आपको एक साथ ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है दोस्तों, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। यानी कि विजयनगर के राजा जो थे कृष्णदेव राय थे, वो गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़े थे, आपको बताना है। तो उस राजा का नाम था दोस्तों कुल्ली कुतुब शाह। क्या, कुल्ली कुतुब शाह। फर्दर आगे अगर हम चलते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक, किसकी चर्चा हो रही है, जीवक किसके दरबार में आया था, यानी कि जिसके दरबार से संबंधित है, या ऐसा भी पूछ सकता है किसके दरबार में आया था। तो जीवक किसके दरबार में आया था दोस्तों, आंसर है हमारा बिंबिसार। कौन है आंसर दोस्तों, बिंबिसार। जीवक किसके दरबार में आया था, बिंबिसार के दरबार में आया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी कि यहाँ पे 3 कथनें सत्य दी गई हैं
और एक कथन जो है असत्य दिया गया है, उसी को आपको खोजना है। जब कभी भी निगेटिव सेंस में क्वेश्चन आए तो आपको अलर्ट हो जाना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है नगरों में नालियां की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो हाँ बिल्कुल सही, सुदृढ़ व्यवस्था थी वहाँ। तो यहाँ तो असत्य वाला खोज रहा है, तो ये आंसर तो होगा नहीं। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, तो बिल्कुल उन्नत दशा में था। लोग लोहे से परिचित थे, तो नहीं, उस समय के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। हम आगे देख लेते हैं। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, तो बिल्कुल की जाती थी। यहाँ पे श्रृंगी देवी की मूर्ति मिली है, जैसा कि आप लूसेंट जो लोग पढ़ते हैं वो देखे होंगे, उसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें तो कह रहा अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासन काल से संबंधित है, बताइए। तो अमीर खुसरो इब्राहिम लोधी से संबंधित है, या मोहम्मद बिन तुगलक से है, या अलाउद्दीन खिलजी से है, या फिरोज शाह खिलजी से है। ये फिरोज शाह से है। तो देखिए जो अमीर खुसरो है वो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस बात करें कि निम्नलिखित में से कौन से किस प्रदेश की जैव विविधता के लिए क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी प्रदेश के जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है? यहाँ पे कौन से कारक आप लगा लीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? भूमंडलीय तापमान की वृद्धि हो सकता है या नहीं हो सकता, बताइए। बिल्कुल हो सकता है। प्राकृतिक बाँस का विखंडन, इससे क्या होगा? विविधता विनाश होगा कि नहीं? तो हाँ बिल्कुल होगा। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, इससे होगा कि नहीं होगा? इससे भी होगा। शाकाहार का प्रोत्साहन, तो शाकाहार के प्रोत्साहन से ऐसा नहीं है कि जैव विविधता नष्ट हो जाएगी, तो ये इसका कोई मायने नहीं रखता। यानी कि आंसर है दोस्तों 1 हमारा, 2 हमारा और 3। तो 1, 2, 3 इसका आंसर है। फर्दर आगे चलते हैं अगर हम अपने क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इससे पहले एक ग्रीन हाउस गैस के बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं, जिसका नाम CO2 था। तो यहाँ पे नहीं पूछा है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो CO2 गैस है या नहीं है? तो ये नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड है, बिल्कुल है, इसका फुल फॉर्म CO2 होता है। मीथेन है, बिल्कुल है, ये भी है। और ओजोन भी है, O3 भी है। तो जो नहीं है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है दोस्तों। आंसर आप बताइए। फिलीपींस की मुद्रा कौन सी है? फिलीपींस की मुद्रा कौन सी है आपको दोस्तों बताना है। तो फिलीपींस की जो मुद्रा है वो पेसो है। कौन से है? पेसो। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? बीमा से है, या खेल से है, या गरीबी से है, या बैंकिंग सुधार से है? तो देखिए सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध हमारे गरीबों से है। सचिन तेंदुलकर नहीं, सुरेश तेंदुलकर किससे है? गरीबों से है दोस्तों। फर्दर आगे अगर हम बात करें कि भारतीय बैंक और करेंसी नोट, भारत में बैंक और करेंसी नोट, कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज कहाँ से प्राप्त होते हैं? क्वेश्चन बहुत लंबा लिखा है। सीधा आप समझिए प्रिंटिंग प्रेस में कागज जो है छपाई, नोटों की छपाई में कागज कहाँ से आते हैं? तो आपको पता होगा, लूसेंट में बार बार पढ़े हैं, होशंगाबाद। कहाँ? होशंगाबाद से आती है। फर्दर आगे की अगर हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो कह रहा है मुद्रास्फीति के बढ़ने पर सरकार की कर वसूल पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो सरकार की कर वसूली क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? C नंबर, कर वसूली बढ़ जाती है। फर्दर अगर आगे हम क्वेश्चंस की ओर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या? देखिए कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो सबसे ज़्यादा पानी किस में लगती है? अभियांत्रिकी में, या वस्त्र उद्योग में, या कागज की एवं लुगदी उत्पादन में, या ताप शक्ति में? तो कहाँ पे लगती है दोस्तों? ताप शक्ति में लगती है। फर्दर आगे अगर हम बात करें, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है? तो सबसे कम कहाँ पे है? हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो काली मृदा कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, कि महाराष्ट्र में, कि झारखंड में? आंसर बताइए।
आंसर क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र। फर्दर आगे अगर हम बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्थल मंडल को वर्णित करता है? ऊपर एवं नीचे का मेंटल, भूप्रपटल का कोड, भूपटल की एवं ऊपरी मेंटल और क्रोड। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि कौन स्थल मंडल को वर्णित करता है, तो स्थल मंडल को जो वर्णित करता है भूपटल व ऊपरी मेंटल, ये दोनों मिलकर स्थल मंडल को क्या करते हैं? वर्णित करते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नमक लवणता को प्रति समुद्र जल में घुले हुए नमक की कितनी मात्रा ग्राम में व्यक्त की जाती है? तो कितनी मात्रा में व्यक्त करते हैं? तो 1000 प्रति 1000 ग्राम में व्यक्त किया जाता है। फर्दर आगे बात करें कि विषुवतीय वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्त को क्या कहते हैं? ये जो पैरेलल लाइंस काटते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बताइए क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको अक्षांश रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। नेक्स्ट वन कह रहा है टोंग द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में है कि प्रशांत महासागर में है कि अटलांटिक महासागर में है कि आर्कटिक महासागर में है? तो जो टोंग द्वीप है दोस्तों वो प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। फर्दर आगे कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को या भूमध्य सागरीय वन को, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को या शीतोष्ण सदाबहार वन को? तो आपको दोस्तों आंसर बताना है कि किसको कहा जाता है। तो आंसर जो है दोस्तों वो भूमध्य सागरीय वन है। भूमध्य सागरीय वन को फलोद्यान कहा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात अगर हम करें तो कह रहा है पोलावरम प्रोजेक्ट किस देश में है? तो पोलावरम प्रोजेक्ट जो है वो बता देते हैं हम, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। आपको आंसर हमारे साथ साथ बोलते चलना है। नेक्स्ट वन है निम्न हिमालय और किसके बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? तो निम्न हिमालय हो गया, और कि इधर एक और क्या है जिसके बीच की घाटी को हम लोग दून कहते हैं? तो जो है हिमाचल श्रेणी। इसका आंसर क्या है? निम्न हिमालय और हिमाचल श्रेणी के बीच की जो ये हैं लोग, ये जो बीच के स्थल हुए उसको हम लोग दून के नाम से जानते हैं। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? आपको आंसर में बताना है कि पारसी धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो क्या कहलाता है। तो आंसर आप सोच चुके होंगे, जैन अवस्था। क्या कहलाता है? जैन अवस्था कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो कह रहा है संविधान में वित्तीय आपात की अधिकतम समय सीमा कितनी है? यानी कि वित्तीय आपात कितने दिनों की लग सकती है? 6 माह के लिए, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए? तो आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए वित्तीय आपात कितने दिनों की लगती है? तो आंसर है दोस्तों कि इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। फर्दर आगे अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है ओम बुड्समैन संस्था का गठन करने वाला सर्वप्रथम देश कौन सा है? तो ये देश जो है वो स्वीडन है दोस्तों। कौन सा देश है? स्वीडन है। नेक्स्ट वन कहता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाता कौन है? नियुक्त तो राज्यपाल करता है, चलिए मैं बता दिया। हटाता कौन है? तो इस तीनों में से कोई आंसर बताना है। तो हटाता कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ राज्य क्षेत्रों में विधायन, वित्त एवं बजट सेवाओं से संबंधित मामलों के लिए नोडल एजेंसी कौन है? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या राज्य मंत्री? तो इस सबके बीच जो नोडल एजेंसी है वो है गृह मंत्री। कौन है? गृह मंत्री। फर्दर आगे अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला है? तमिल को, उर्दू को, मलयालम को और उड़िया को? तो आपको आंसर अब तक पता चल गया होगा अपने मन में, उर्दू को नहीं बोला, मतलब शास्त्रीय भाषा नहीं, दर्जा उसको नहीं मिला है। नेक्स्ट वन है अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया है? बताइए। 1977 में। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में दोस्तों किया गया है। आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस समिति आयोग
के द्वारा स्थानीय वित्त आयोग के निर्माण के विषय में सुझाव दिया गया है? बलवंत राय, अशोक मेहता, प्रशासनिक सुधार समिति या सरकरिया आयोग? तो देखिए ये जो है किस समिति के द्वारा स्थानीय यानी कि लोकल मुद्दे पे यानी कि पंचायत के बारे में बात कर रहा है। स्थानीय मुद्दा स्थानीय वित्त वही होता है ना जो पंचायतों में वित्त वगैरह की व्यवस्था अशोक मेहता समिति ने दिया था। किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने दिया था। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या बहुजन समाज पार्टी? तो ये जो है राष्ट्रीय जनता दल बिहार की पार्टी है, आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है। ये जो है अभी फिलहाल राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये था दोस्तों 50 क्वेश्चन 1 से 50 तक का। अब हम लोग क्वेश्चन इसके आगे साइंस का करते हैं। किसका क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों? साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैथ के भी हम अलग से जो 25 क्वेश्चन होते हैं वो देखेंगे। बहुत लोगों का डिमांड है कि मैथ का भी क्वेश्चन आए तो उसको भी मैं बताऊंगा। तो चलिए अब लोग साइंस के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो साइंस का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव रोग और उनके संचरण का तरीका सुमेलित नहीं है? आपको बताना। तो पोलियो जल और वायु से होता है, मलेरिया मच्छर से होता है, खसरा पानी से होता है और हेपेटाइटिस ए जल से होता है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो खसरा पानी से होता है, ये सुमेलित नहीं है। खसरा होने का कोई और कारण है। तो चलिए खसरा जो होता है वो वायरस से होता है। कैसे होता है? वायरस से होता है, आपको याद रखना है। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ जो है आपको पता है ऑर्थोपोडा है। कौन है दोस्तों? आर्थ्रोपोडा। फर्दर आगे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोमबत्ती की ज्वाला का पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र किस रंग का होता है? जो मोमबत्ती मान लो ऐसे जलाते हैं ना तो एक क्षेत्र ये बना, ये क्षेत्र, तो सबसे बाहर वाला क्षेत्र कैसा आपको दिखता है ऐसा बताना है। तो सबसे बाह्य क्षेत्र जो है वो नीला रंग का दिखता है हमको। कैसा दिखता है? नीला रंग का दिखता है। आंसर में आपको लिखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने स्थिर अनुपात का नियम दिया था? तो स्थिर अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने दिया था कि मैकमिलन ने दिया था कि लेवेजियर ने दिया था या जेएल प्राउस्ट ने दिया था, या कहीं कहीं सिर्फ प्राउस्ट लिखा हुआ है। तो स्थिर अनुपात के नियम किसने दिया था दोस्तों? प्राउस्ट ने दिया था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारा, जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है? पीओपी में बदल जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो जिप्सम को जब 373 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। ठीक है। फर्दर हमारा नेक्स्ट है साइंस का क्वेश्चन, कह रहा है नीलम और रूबी किस प्रकृति के किस में है? नीलम और रूबी क्या है? ठीक है, तो नीलम और रूबी एल्युमिनियम सल्फाइड है कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है कि एल्युमिनियम कार्बाइड है या एल्युमिनियम ऑक्साइड है? तो नीलम और रूबी जो है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड है दोस्तों। क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। आपको याद रखना है कि नीलम और रूबी जो है वो क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड है। फर्दर आगे अगर हम बात करें, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 3 परमाणु द्वारा जुड़े हो कहलाता है, क्या कहलाता है? आपको बताना है। तो एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 3 परमाणु जुड़े हों, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब 3 बंधन ऐसे बंधा हो तो सिंगल वाले को एल्केन, डबल वाले को एल्कीन और तीसरे वाले को क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं दोस्तों। तो एल्काइन किस में है? ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट वन बात करें कि मधुमक्खी जब डंक मारती है तो हमारे अंदर वो कैसा अम्ल छोड़ती है? मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड छोड़ती है या वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस, क्षार छोड़ती है। तो सबसे पहला आपको जानना है कि मधुमक्खी जब डंक मारती है तो क्षार हमारे अंदर जाता है बॉडी में, वो भी कैसा होता है? कमजोर वाला। तो दुर्लभ क्षार इसका क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट वन अगर तो साइंस का नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित लॉ में से, ठीक है, आपको बताना है कि बैलडीला में किसका खनन होता है? यानी कि बैलडीला नामक जो जगह है वहाँ पे कौन से अयस्क का खनन होता है? हेमाटाइट का, लिमोनाइट का, सीडेराइट का या मैग्नेटाइट का? तो जो बैलडीला में जगह में खनन जो होता है दोस्तों वो हेमाटाइट का होता है। किसका होता है? हेमाटाइट का।
नेक्स्ट वन अगर हम बात करें कि 10 केजी को एक पिंड है जिसको 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको पता है mgh का होता है। मास कितना दिया हुआ 10, जी का वैल्यू कितना लेना है दोस्तों 9.8 और हाइट कितना लेना है 10। तो 1.10 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा 980। तो 980 इसमें क्या होगी ऊर्जा होगी। नेक्स्ट वन कह रहा है कि किसी परिधि का वह गुण, ठीक है, जो विद्युत धारा को ऊष्मा में बदल देती है, किस परिपथ का वह गुण जो विद्युत धारा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है बताइए। तो प्रतिरोध। क्या होता है कि जब धारा बहती है तो इसमें जो प्रतिरोध होता है वो उसको रोकने का काम करता है। तो जब रोकता है तो वहाँ पे क्या होता है वो हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या होती है लॉस हो जाती है। फर्दर आगे अगर हम बात करें तो कह रहा है सूर्योदय से पहले तथा सूर्योदय के पश्चात भी सूर्य अल्प समय के लिए क्या होता है दिखाई देते रहता है। तो ये क्यों होता है। तो आंसर आप लोगों को पता होगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें कार्य के अधिकतम मान के लिए थीटा का विस्थापन की दिशाओं के मध्य कितना मान होना चाहिए, यानी कि आप वर्क बराबर पढ़े होंगे ना एफएस कॉस थीटा। तो कह रहा है ये दोनों के बीच जो थीटा है ना कितना होना चाहिए जिससे क्या हो मैक्सिमम हो। तो देखिए फोर्स मान लो कि इधर लगा रहे हैं और ये वस्तु इधर इसको इधर लेके जाना है और इधर फोर्स लगाएगा तभी तो मैक्सिमम चलेगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक वुडन ब्लॉक है, इसको आप खिसकाना चाहते हैं तो इसको इधर ले जाना है तो इधर ही धक्का लगाइएगा तो मैक्सिमम चलेगा कि इधर चलाइएगा तब चलेगा। तो इसमें मैक्सिमम चलेगा, यानी कि विस्थापन भी इधर हो फोर्स भी इधर हो, दोनों के बीच कोई एंगल ना हो, यानी कि 0 डिग्री एंगल, तो ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, ऐसे भी पता है कि 90 डिग्री पे क्या होता है 0 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा 0 डिग्री। फर्दर आगे बात करें यदि दर्पण में यदि कोई मनुष्य अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उसका न्यूनतम ऊंचाई क्या होना चाहिए दर्पण का। तो आधी होनी चाहिए। ये एक रटा रटाया क्वेश्चन है, आपको पता होगा। नेक्स्ट वन कह रहा है कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर करती है। उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर, या उनके अपने तापमान पर, उनकी गुप्त ऊष्मा पर, या फिर ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पे। तो देखिए उनके अपने तापमान पे निर्भर करता है। मान लो कि एक बॉडी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इधर से इधर चलेगा। मान लो इधर 50 हो गया इधर 20 हो गया तो उसमें इधर से इधर चलेगा। तो दोनों के अपने अपने तापमान पे क्या होता है निर्भर करता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संधारित्र यानी कैपेसिटर की बात कर रहा है कि किसी कैपेसिटर को विद्युत परिपथ में किसके लिए प्रयोग को लगाया जाता है। ठीक है, वोल्टेज कम करने के लिए, वोल्टेज बढ़ाने के लिए, विद्युत अवशेषों को संग्रहित करने के लिए और विद्युत आवेशों को उत्पन्न करने के लिए। तो देखिए कैपेसिटर में क्या होता है चार्ज जो होता है आप सबको पता होगा स्टोर होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सी नंबर। विद्युत आवेशों को क्या होता है वो संगठित करता है, मतलब अपने अंदर स्टोर करता है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो कह रहा है वह उपधातु जो पेयजल में मिश्रित होकर अनेक गंभीर बीमारियां को बनाता है। तो वो क्या है, जैसे पता होगा ना कि इस एरिया में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा है, तो आंसर क्या होगा आर्सेनिक। आर्सेनिक जल में मिश्रित हो जाता है और लोगों को क्या करता है बीमार बनाता है, लोगों को क्या करता है बीमार बनाता है। नेक्स्ट वन हम अगर क्वेश्चंस की ओर चले साइंस की, तो क्वेश्चंस है कि निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली नहीं है। कॉमन कार्प, पामफ्रेट, हिल्सा और सरडाइन। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अल्टर है, इस तरह का क्वेश्चन जनरली नहीं ही आते हैं बिहार एसएससी में। तो इसका आंसर है कॉमन कॉप। इसको देख के आप बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमने मत लगा कीजिए कि अच्छा ये भी पढ़ लेते हैं ये भी पढ़ लेते हैं। जितना आपका तैयारी है उसके साथ सेट आप डेली एक लगाइए कम से कम। अब मैं कोशिश करूँगा कि डेली एक सेट हमेशा सोचता हूँ कि डाल दूँ, लेकिन थोड़ा समय की कमी हमें हो जाती है, हम भी खुद जॉब करते हैं, तो इसी में मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा सेट लाता हूँ। कह रहा डोसा तथा इडली बनाने वाली आटे की फूली उभरी शक्ल किस गैस के कारण होती है। तो आपको पता है कि CO2 की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है CO2। फर्दर आजकल सब लोग जितनी लड़कियां होंगी उनको पता हुआ घर में इडली डोसा बनाने के लिए इनो का यूज़ किया जाता है। इनो में क्या होता है, इनो में जो CO2 निकलता है वो गैस में क्या
जो आटा वगैरह बनाते हैं उसमें ट्रैप हो जाता है, और जब उसको गर्म करते हैं तो वो ब्रस्ट हो जाता है, यानी फट जाता है, जिसके कारण वो स्पॉन्जी बनता है। ये साइंस में पढ़ना है। निम्नलिखित में से किस जैव सक्रिय अणु का प्रयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक यानी कि इम्यूनोप्रोसिव कारक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर है साइक्लोप्रोपिन ए। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, प्रोपेन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, साइक्लोस्पोरिन ए है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा हमारा मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी बोलने में हमारा फंस जाता है कभी कभी कंठ। नेक्स्ट वन है, जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त होने वाली बीटी क्या है? तो आपको पता है कि बीटी क्या है? तो ये पीड़कनाशी के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, प्रतिरोधक के लिए भी यूज़ करते हैं, एक जीवाश्म प्रोटीन जीव विष प्रोटीन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये सभी आंसर इसका होगा। और आज का हमारा साइंस का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है ऐसी पारिस्थितिकी क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ होता है या न हानि होता है, उसे क्या कहते हैं? सहोपकारिता, इसमें तो दोनों को लाभ होता है। परजीविता, तो इसमें एक को लाभ होता है तो एक को हानि होता है। सहभोजिता, तो ये इसका आंसर है, जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को लाभ और न हानि कुछ नहीं होता है, तो इसको हम लोग सहभोजिता कहते हैं। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। अब इसके बाद मैथ का भी एक 25 क्वेश्चंस का सेट आपको आज हम कोशिश करूँगा, कल मॉर्निंग तक आपको मिल जाएगा एक मैथ का भी क्वेश्चन। तो अब ये थोड़ा इधर आपको कुछ दिन मतलब 5-7 दिन और हमको टाइम दीजिए, उसके बाद मैथ का कंटिन्यूअस मैं 25 क्वेश्चंस का सेट जो करवाऊंगा, इस 75 क्वेश्चंस का ये होगा, इसके बाद मैथ का एक 25 क्वेश्चंस का सेट होगा, जो कि मैथ का हर एक टॉपिक को मैं टच करते हुए एक अच्छा सा मैथ का सेट आप लोगों के सामने रखूँगा। क्योंकि आप लोग हमको जितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा कंटेंट का क्वालिटी भी थोड़ा बढ़ाना पड़ रहा है, तो हमको अब मेहनत थोड़ा और ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, हम आप लोगों के सामने अच्छा अच्छा सेट लेके आते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर लास्ट तक देखे होंगे तो आप कमेंट में ज़रूर लास्ट लिख दिया करें, ताकि हमको पता चलता है कि कितने लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक देखे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।